महाराष्ट्र की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला। नई सरकार बनाने के लिए साल 2024 में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला था। शिवसेना के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि शिवसेना दो हिस्सों में डिवाइडेड हो गया। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना। 29 जून 2022 चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे अपनी पद से इस्तीफा देता है और 30 जून 2022 शाम की 7:30 पर एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ग्रहण करता है। नमस्कार दोस्तों, शिवसेना के लिए ये दिन इतिहास में एक यादगार दिन बनकर रह जाएगा। शिवसेना के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि शिवसेना दो हिस्सों में डिवाइडेड हो गया। शिवसेना की फाउंडर बाला साहब ठाकरे की बारिश, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना। यहाँ पर बहुत सारा सवाल खड़ा हो चुका है, जिसकी कड़ी को अगर एक के बाद एक जोड़ा जाए तो इस चक्रव्यूह का असली वजह देखने को मिलता है। एकनाथ शिंदे, जो कभी खुद को ठाकरे परिवार का हिस्सा बताता था, अचानक ठाकरे परिवार से दूर कैसे चला गया? क्या कोई मजबूरी थी या फिर कुछ और ही वजह था? थाने की एक होटल से 37 शिवसेना के एमएलए अचानक सुराट की दामसा रोड की होटल में कैसे पहुँच गया? देवेंद्र फडणवीस को अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही बनाना था तो 2019 में क्यों नहीं बनाया? आज की इस वीडियो में यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। साल 1960 बाला साहब ठाकरे के हाथ से शिवसेना की स्थापना होता है और देखते देखते पूरा महाराष्ट्र शिवसेना की सपोर्टर्स बन जाता है। शिवसेना की मूल मंत्र था हिंदुत्व, हिंदुत्व की रक्षा करना। इस पॉलिटिकल क्राइसिस की शुरुआत होती है साल 2019 की इलेक्शन से। साल 2019 में महाराष्ट्र में इलेक्शन होता है। इलेक्शन से पहले बीजेपी और शिवसेना दोनों साथ मिलकर थे। शिवसेना की मेंबर की स्टेटमेंट के हिसाब से बीजेपी और शिवसेना के बीच यह डील था कि शिवसेना और बीजेपी चुनाव में जीतने के बाद दोनों ने मिलकर 50-50 सरकार बनाएगा, यानी कि 2.5 साल बीजेपी का सरकार रहेगा और 2.5 साल शिवसेना का सरकार रहेगा। लेकिन चुनावी रिजल्ट आने के बाद बीजेपी अपना वादा से मुकर गया और बीजेपी कहता है कि हमारी ओर से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया। 24 अक्टूबर 2019 महाराष्ट्र इलेक्शन का चुनाव की रिजल्ट आता है और बीजेपी को 105 सीट मिलता है, शिवसेना को 56 सीट मिलता है, एनसीपी को 54 सीट मिलता है, आईएनसी को 45 सीट मिलता है और आदर्श को 29 सीट मिलता है। महाराष्ट्र विधानसभा में टोटल 288 असेंबली सीट है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने के लिए मिनिमम असेंबली सीट की रिक्रूटमेंट है 145, जो कि किसी भी पार्टी के पास नहीं था। अब किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बहुमत की सरकार बनाना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी और शिवसेना के बीच पहले ही कॉन्फ्लिक्ट था। इसी वजह से बीजेपी और शिवसेना सरकार नहीं बना पाया और शिवसेना के साथ एनसीपी और आईएनसी का गठबंधन ना होने की वजह से शिवसेना भी सरकार नहीं बना पाया। ज़्यादा मेजोरिटी की असेंबली सीट मिलने की वजह से 9 नवंबर 2019 महाराष्ट्र की गवर्नर भारतीय जनता पार्टी को इनवाइट करता है और बहुमत की सरकार बनाने के लिए 48 आवर्स का टाइम देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देता है। भारतीय जनता पार्टी कहता है कि हमें सरकार बनाने के लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं है। इसी वजह से 10 नवंबर 2019 महाराष्ट्र की गवर्नर शिवसेना को इन्वाइट करता है और बहुमत की सरकार बनाने के लिए सिर्फ 24 आवर्स का टाइम देता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझ में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी को 48 आवर्स का टाइम दिया गया था, लेकिन शिवसेना को सिर्फ 24 आवर्स का टाइम दिया गया। गवर्नर का काम रहता है न्यूट्रल रहना, लेकिन क्या यहाँ पर गवर्नर भारतीय जनता पार्टी की फेवर में काम कर रहा था? 12 नवंबर 2019 गवर्नर की सिफारिश से महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल जारी कर दिया जाता है। 10 दिन के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी एनसीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का फैसला करता है और 23 नवंबर 2019 जब पूरा महाराष्ट्र सो रहा होता है, सुबह की 5:50 पर महाराष्ट्र से प्रेसिडेंट रूल को हटा दिया जाता है। महाराष्ट्र की गवर्नर की ओर से देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो सुबह की 7:50 पर देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर की शपथ ग्रहण करता है और नेशनल कांग्रेस पार्टी की ओर से अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एनसीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इस वजह से बीजेपी का फिर से 105 असेंबली सीट हो गया। 26 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान किया कि 27 नवंबर फिर से फ्लोर टेस्ट किया जाएगा और उसका लाइव टेलीकास्ट होगा। शिवसेना ने एनसीपी और आईएनसी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का फैसला किया और 28 नवंबर 2019 उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर की शपथ ग्रहण करता है। तकरीबन 2.5 साल से भी ज़्यादा चीफ मिनिस्टर रहने के बाद अचानक पासा कैसे पलट गया? अपने ही पार्टी का मेंबर कैसे दूसरे पार्टी के साथ मिल गया?
एकनाथ शिंदे पहले एक ऑटो ड्राइवर था, उसके बाद ठाणे डिस्ट्रिक्ट का शिवसेना का डेप्यूटी चीफ आनंद दिघे का ड्राइवर बने। आनंद दिघे अपने आसपास में रहने वाला सभी लोगों को अपना परिवार का हिस्सा मानते थे और इसी वजह से आनंद दिघे ने 1980 में एकनाथ शिंदे को इलेक्शन में कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया और 1980 में चुनाव जीतकर एकनाथ शिंदे थाने की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कॉरपोरेट बनते हैं। फिर 2004 में एमएलए बनते हैं थाने का, उसके बाद विधायक बनते हैं, फिर मंत्री। एकनाथ शिंदे की सपोर्टर का ये दावा है कि एकनाथ शिंदे को पार्टी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। पार्टी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था एनवायरनमेंट और टूरिज्म मिनिस्टर आदित्य ठाकरे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब को। अब अगर सच्चाई की पर्दा खोला जाए तो कुछ और ही देखने को मिलता है। एकनाथ शिंदे जो कभी ठाकरे परिवार का हिस्सा मानता था खुद को, अचानक थाने की एक होटल से सूरत की होटल कैसे पहुंच गया? क्या इन सब चीज़ों के बारे में उद्धव ठाकरे को पहले से ही पता था या फिर नहीं? और कैसे एकनाथ शिंदे थाने की एक होटल से सूरत की होटल पहुंच गया? इस कहानी को आप महाराष्ट्र की जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी से सुन सकते हो। ये पता मुख्यमंत्री को था, ये पता शरद पवार को भी था और ये इंटेलिजेंस ने भी रिपोर्ट दी थी कि कुछ मूवमेंट है। और यही बात सोचते हुए उद्धव ठाकरे ने शिंदे जी को अपने घर पे बुलाया। पूछा गया कि ये क्या हो रहा है, क्या ये मीटिंग हो रही है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो लगातार विधायक आते हैं, तो बात तो आपको भी पता है, गलत तो नहीं है। और आपको लगता है कि ऐसा कोई विरोध कर रहा होगा तो वो उस टाइम पे इमोशनल होके रो दिए। आप शिंदे उन्हें कहा कि अरे मैं परिवार का पार्ट हूँ, ठाकरे परिवार का मैं हिस्सा हूँ साहब, आप ऐसा कैसा सोच सकते हैं? कोई कुछ भी कह देगा और आप मान लोगे? मैं बाला साहब ठाकरे का आज भी भगवान जैसी पूजा करता हूं। लोग कुछ भी कहेंगे साहब, आप कुछ बताइए, भाभी जी आप बताइए। उनके पत्नी को भी बोला गया, उनकी पत्नी को भी लगा कि जब रो रहा है एक आदमी, फिर उन्होंने कहा कि चलो छोड़ भूल जाइए, लोग ऐसे कहते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा अपने को, बीजेपी अपने पीछे लगी हुई है। इस कहानी की शुरुआत हुई ईडी की केस से। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र की टोटल 27 मिनिस्टर और 127 एमएलए के ऊपर ईडी का केस फाइल दर्ज हुआ। एकनाथ शिंदे का पैसे की कारोबार संभालता था सचिन जोशी। कुछ दिन पहले सचिन जोशी को ईडी की तरफ से एक नोटिस आया, उसके बाद सचिन जोशी गायब हो गया। फिर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा कि बीजेपी से दूरियां कम किया जाए तो ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। प्रताप सरनाइक जो कि थाने का एक बहुत ही बड़ा रियल एस्टेट एजेंट है और शिवसेना की ओर से थाने में 3 टाइम एमएलए भी रह चुके हैं, जिसके ऊपर 175 करोड़ फ्रॉड का केस दर्ज किया ईडी ने और उनकी प्रॉपर्टी 11.35 करोड़ को जोड़ के नेशनल स्पॉट एक्सचेंज में 5,600 करोड़ का हेराफेरी करने की मामला किया सेंट्रल एजेंसी ने। उन्होंने भी उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा कि बीजेपी से दूरियां कम किया जाए। शिवसेना की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब के ऊपर दापोली के एक रिसोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग की मामला दर्ज किया ईडी ने और 6 घंटा तक पूछताछ किया। शिवसेना की एमएलए भावना ग्वाली जो कि मुंबई में एक एनजीओ चलाता है, उनके ऊपर एनजीओ के अंदर 3.5 करोड़ की फ्रॉड करने का केस दर्ज किया और उनकी एसोसिएट शाहिद खान को ईडी ने गिरफ्तार किया। बिकुला की एमएलए जामिनी यादव पर उनकी बांद्रा की प्रॉपर्टी को जोड़ते हुए ईडी ने जांच करना शुरू किया और उनकी पति जसवंत यादव जो कि बीएमसी का नेता भी रहे थे, उनके ऊपर हवाला नेटवर्क में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। शिवसेना की राज्यसभा मेंबर संजय राउत के ऊपर स्लिम रिडेवलपमेंट स्कीम पर 1000 करोड़ की स्कैम करने का केस दर्ज किया ईडी ने और उनकी एसोसिएट प्रवीण राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इन सब केस के बाद 21 तारीख रात को थाने की उपवन झील के पास एक होटल में नाइट डिनर पार्टी का इंतजाम किया जाता है और वहां पर बहुत सारा शिवसेना का एमएलए मौजूद रहता है। अचानक सुबेरे कुछ बास के साथ बहुत सारा पुलिस वहां पर मौजूद हो जाता है। सारे एमएलए को बासों में लेकर सूरत की दामसा रोड की होटल पहुंच जाता है बास, जहां पर यह दावा किया जाता है कि कुछ एमएलए को जोर जबरदस्ती बासों में चढ़ाया गया। उस होटल में पहले से ही 30 रूम बुक किया हुआ था। होटल के अंदर जालगांव की बीजेपी एमएलए संजय कुटे को देखने को मिला। होटल के बाहर सिक्योरिटी इतना ज़्यादा टाइट था कि बिना आइडेंटिटी कार्ड चेक किए हुए किसी भी आदमी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। उस होटल के अंदर शिवसेना की एमएलए नितिन देशमुख बीमार पड़ जाता है और उनको सूरत की एक सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहां से नितिन देशमुख भाग जाता है। नितिन देशमुख की पत्नी परांजलि ने अकोला की सिविल लाइन पुलिस स्टेशन पर अपनी पति की मिसिंग होने की रिपोर्ट फाइल दर्ज करता है। शिवसेना की एमएलए को थाने से कैसे सूरत ले जाया गया, आप नितिन देशमुख की बयान से सुन सकते हो। उस दिन का पूरा इतिहास मैंने बताया है कि रात को 3 बजे मैं होटल से 12 बजे निकला हूँ
रास्ते पे 3 बजे खड़ा था, लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। तो पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए। अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। 25 जून 2022 सभी बागी शिवसेना की एमएलए को सूरत से गुवाहाटी ले जाने के लिए एक फ्लाइट का इंतजाम किया जाता है। जब बागी एमएलए सूरत से गुवाहाटी पहुंचते हैं, तब एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार जब असम की चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को यह पूछा जाता है कि महाराष्ट्र से जो भी एमएलए गुवाहाटी आए उन सब के लिए क्या आप पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध कर रखे थे, तो उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर कोई असम आना चाहता है तो आ सकता है, इससे असम टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि एमएलए गुवाहाटी पहुंचने से पहले उन्होंने उस होटल में आकर होटल को अच्छे से चेक करके गया था। शिवसेना के राज्यसभा मेंबर संजय रावत एक ट्वीट करता है, आई जस्ट केम टू नो दैट द आईडी हैज समाउंड मी गुड, देयर आर ए बिग पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन महाराष्ट्र, वी बाला साहेब शिव सैनिक आर फाइटिंग ए बिग बैटल, दिस इज ए कॉन्स्पिरेसी टू स्टॉप मी, इवन इफ यू बिहेड मी आई कुड नॉट टेक द गुवाहाटी रूट, अरेस्ट मी, जय हिंद। उद्धव ठाकरे अपने स्टेटमेंट में कहता है कि गुवाहाटी या फिर सूरत से नहीं, कोई भी शिव सैनिक अगर सामने आकर कहे कि चीफ मिनिस्टर पद पर मेरा रहना सही नहीं है तो मैं चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दूंगा और वर्षा भवन से अपना मातोश्री चला जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अपना पिता स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि अगला सीएम एक शिव सैनिक होना चाहिए, इसीलिए मैं चीफ मिनिस्टर बना, मुझे सत्ता का कोई भी मोह नहीं है, कोई भी शिवसेना का लीडर चीफ मिनिस्टर बन सकता है। 29 जून 2022 उद्धव ठाकरे फेसबुक पर लाइव आता है और अपना इस्तीफा देने का फैसला तय करता है। 29 जून रात उद्धव ठाकरे अपने चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा देते हैं और 30 जून शाम की 7:30 पर एकनाथ शिंदे अपनी चीफ मिनिस्टर पद का शपथ ग्रहण करता है और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इस पूरी कहानी के एंड में एक चीज़ हमेशा खटकता ही रह गया कि देवेंद्र फडणवीस को अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही बनाना था तो साल 2019 में क्यों नहीं बनाया। एनडीटीवी की एडिटर अखिलेश शर्मा एक ट्वीट करके कहता है कि बीजेपी शिवसेना की बागी एमएलए एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, इसमें उसे क्या हासिल होगा। इससे तो अच्छा होता कि 2019 में उद्धव ठाकरे को ही चीफ मिनिस्टर के लिए समर्थन दे देते, झगड़ा भी नहीं होता और ना ही हिंदुत्व का परिवार टूटता। लगता है ये केवल अहम की लड़ाई है। एनडीटीवी की रिपोर्टर शारद शर्मा ये ट्वीट करके कहता है कि सोच के देखिए, अगर देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही बनाना था तो 2019 में ही कर देते। बीजेपी और शिवसेना में मनमुटाव था मुख्यमंत्री की पद को लेकर ही। इस पूरे मुद्दे से एक चीज़ तो तय है, अगर साल 2024 में महाराष्ट्र में बीजेपी अकेला ही सरकार बनाता है तो इसमें चौंका देने वाला कोई बात नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको पॉलिटिकल क्राइसिस की पूरी घटना समझ में आया। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।